अरे गुड्डू, तुम हमको ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप में। नहीं किया तो तुम्हारा सडन डीपी में काहे नहीं दिख रहा है। सुनो, अगर भारत का संविधान का तुम पहलू पन्ना पढ़ल होता ना तो तुमको पता होता कि ब्लॉक करने का अधिकार सिर्फ लड़की है, सबको है। पर गुड्डू गल्ला को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब। तुम्हारे जैसा नल्ला बेरोजगार से तो मेरा बाप हैंडशेक करने से भी मना करता है रे। तुमको तो देखी कि दूर से मन करता है अंटी बट्टी लाल बोलने का। बोलते थे कि गुड्डू जाके कुछ काम धंधा पकड़ो, नहीं तो तुम उल्टा खोपड़ी हमारे हाथ में जबरदस्ती वो सादा पेपर थमा के बोलता है कि बेरोजगारी हटाओ का पोस्टर बना दो, कल धरना में बैठना है। तुम तो अपना मुंह बंधे रखो रे। तुम 2 महीना पहले आपको क्या बोला था कि तुम्हारा 3-4 जगह खाता। अरे हम पूरा खुश हो गए कि मेरा हृदय सम्राट युवा नेता का 3-4 जगगह खाता खुलल है। हमको क्या पता है कि जो दुकान में तुम घुसता वही बोलता है कि खाता में लिख लीजिए। तुमको याद हो, अरे हम अपना खर्चा बचा के तुम्हारा बर्थडे में 800 रुपया का कैंपस का जूता दिए थे। तुम ठुकरा दिया बोल के कि नहीं, हम इतना सस्ता हुआ नहीं पहनते, साला लंटा फकीर। एक दिन हम तुमसे कोची होते होते तुम्हारे लक्ष्य कोची देख लिए थे। बोलता था कि खाली 85 नंबर का जॉकी का चट्टी पहनते हैं। इसे कहा हम तो कुछ नहीं बोले रे बाप की, कहीं फिर से 98 लोग को टैग करके फेसबुक में डाल देगा कि औकात तो कुत्तों की होती है, हमारी तो हैसियत है। और तुम पूरा बात थे कि हम डॉग लवर है इसलिए तुमसे लव किए, तो उसको कुत्तों का बोल रहा है, उसका नाम रॉकी। तुम फिर से एडिट करके डालना कि औकात तो रॉकी की होती है, हमारी तो हैसियत है, समझा। एक बार तुम्हारा खाली वो प्रभात खबर में धुंधला फोटो खचप किया, तुम तो ऐसा ऐठल बात करने लगा जैसे तुम्हारा इंडिया टुडे मैगजीन का कवरे पेज में आ गया है रे। तुम भूला मत करो कि जब तुम्हारा ऐतिहासिक हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल EDU 360% में आयुष सर के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, EDU 360% दिल खोलकर आपका स्वागत करता है। चलिए साथियों, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं EDD इस सेकंड में, वो क्या होने वाली है, तो HT यानी हाई टेंशन लाइन की एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग। ये हमारी यहां से इस टॉपिक से जो हमारी क्वेश्चनें आती है पेपर्स में, बहुत लंबी क्वेश्चन होती है, लेकिन वह मार्क भी उतनी ही देती है जितनी लंबी वह होती है। इसमें हम लोग पूरे बेहतरीन ढंग से इसको कवर करेंगे। 5 वीडियो, 6 वीडियो, 7 वीडियो लग जाए, तथा साथ ही साथ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी करते जाएंगे कि क्वेश्चंस हमें पेपर में करना कैसे है, ये हमें पता लग जाए। तो स्टार्टिंग में एस्टिमेटिंग कास्टिंग जो है, तो सबसे पहले इसमें हमें टॉपिक जो पढ़ना है वो है कि एस्टिमेटिंग क्या होता है दोस्तों। तो एस्टिमेटिंग क्या होता है, एस्टिमेटिंग के बाद कास्टिंग क्या होता है, एस्टिमेटिंग और कास्टिंग के बाद जो हम लोग सब टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग और कास्टिंग करने का उद्देश्य क्या है। एस्टिमेटिंग और कास्टिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, और इसके बाद हम लोग मार्केट सर्वे टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मार्केट सर्वे। क्या होगा, मार्केट सर्वे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग कास्टिंग ऑफ HT लाइन, जिसमें हम लोग यह एक टॉपिक पढ़ेंगे कि एस्टिमेटिंग और कास्टिंग जब हम लोग करते हैं हाई टेंशन लाइन की, तो हमें किन किन बातों को एकदम ध्यान से रखना है। सारे क्वेश्चनों में वो बात एजम्पशंस हेडिंग डाल के पहले ही लिखेंगे। तो चलिए साथियों, आपकी स्क्रीन पे कटिंग लगवाते हैं, कटिंग साथ ही साथ देख लीजिए। तो देखिए, कटिंग में पहले एस्टिमेटिंग क्या होता है, तो किसी कार्य को स्टार्ट करने से पूर्व उस कार्य में लगने वाले सामानों की लिस्ट तैयार करना एस्टिमेटिंग कहलाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि आपका बर्थडे पार्टी भी अगर घर पे ऑर्गेनाइज करना हो, तो आपके दोस्त कितने हैं, क्या क्या खाएंगे, सबका एक लिस्ट तैयार करना ही एस्टिमेटिंग होता है। ठीक है। कॉस्टिंग क्या होता है, तब कार्य को स्टार्ट करने से पूर्व उस कार्य में लगने वाले सामानों के मूल्य सहित लिस्ट को कॉस्टिंग करते हैं। अब पता लग गया कि आपका दोस्त सोहन खाएगा पिज्जा, रोहन खाएगा बर्गर, दीपक खाएगा फ्रेंच फ्राइज, शीला खाएगी चिली पनीर, इत्यादि इत्यादि। तो इन सब आइटमों का मूल्य सहित जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं, मूल्य सहित यानी कि पिज्जा हमारा आ जाएगा 220 रुपए का, ऐसे ऐसे मूल्य सहित जो लिस्ट बनाते हैं उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं
कास्टिंग। हम यह बात नॉर्मल एग्जाम्पल को लेकर के समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस HT लाइन में पोल, कंडक्टर, इंसुलेटर ये सब लेकर के पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद है एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग का उद्देश्य, कि एस्टिमेटिंग और कास्टिंग हम लोग क्यों करते हैं। तो किसी भी सामान को खरीदने से पूर्व उस सामान के रेट का गुप्त रूप से पता लगाना ही मार्केट देखिए कार्य को स्टार्ट करने से लेकर अंत तक बिना किसी बाधा के समाप्त करने के लिए एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग आवश्यक होता है। एस्टिमेटिंग और कास्टिंग क्यों आवश्यक होता है? तो एस्टिमेटिंग और कास्टिंग इसलिए आवश्यक होता है कि मान लीजिए आपकी बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो गई, आपके पास उतना पैसा ही नहीं है, आप इसको बोल दिए कि भैया तुम आओ, तुमको यही खिलाएंगे जो तुम्हारा पसंद है, तुमको यही खिलाएंगे, और आप एस्टिमेटिंग कास्टिंग किए ही नहीं। बाद में पता लगा कि शीला का चिली पोटैटो तो आया ही नहीं है भैया, तो कार्य में क्या हो जाएगा? बाधा हो जाएगा। तो कार्य को शुरू से लेकर अंत तक बिना बाधा के कंप्लीट करने के लिए हमें एस्टिमेटिंग और कास्टिंग करने की जरूरत होती है। तो ये रहा हमारी 3 टॉपिक। ये हमारी कितने टॉपिक रहे? 3। कौन कौन से? एस्टिमेटिंग, कास्टिंग और एस्टिमेटिंग और कास्टिंग करने का उद्देश्य। अब जो पढ़ते हैं वो क्या होगा? मार्केट सर्वे। क्या पढ़ेंगे? मार्केट सर्वे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे मार्केट सर्वे क्या होता है, यानी बाजार सर्वेक्षण। तो देखिए किसी भी सामान को खरीदने से पूर्व उस सामान के रेट का गुप्त रूप से पता लगाना ही मार्केट सर्वे कहलाता है। आपके बर्थडे में बहुत सारे चीज मंगवाने हैं, आप क्या करेंगे? कई अलग अलग रेस्टोरेंट जाकर के उस सामान को पता करेंगे। कई अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर के क्या करेंगे? उस सामान को पता करेंगे कि यहाँ पे वह कितने का है, वहां पे वह कितने का है, और यह चुपके से पता करेंगे। एस्टिमेटिंग और कास्टिंग के लिए मार्केट सर्वे करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एस्टिमेटिंग और कास्टिंग करने में जो मार्केट सर्वे होता है वह एक इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। आगे देखिए, मार्केट सर्वे से तात्पर्य यह है जिस कार्य को करना है उस कार्य में लगने वाले सामानों की मूल्य को बाजार में उपस्थित उस सामान से संबंधित दुकान पर जाकर गुप्त रूप से पता करना ही मार्केट सर्वे कहलाता है। यानी कि किसी दोस्त को डोमिनोज का पिज्जा ही अच्छा लगता है, तो आप डोमिनोज के दुकान पे जाएंगे, उसका पता करेंगे, तो डोमिनोज पिज्जा वाले ही दुकान पे जाएंगे, जो चाहिए उसी से संबंधित दुकान पे। किसी को KFC का चिकन खाना है तो KFC में ही जाकर के सर्वे करेगा। किसी को मैकडोनाल्ड का बर्गर खाना है तो वहां पे जाकर के सर्वे करेगा। आगे देखिए, मार्केट सर्वे के बाद जिस दुकान या संस्थान में मानक अनुरूप और कम रेट पर सामान उपलब्ध होगा वहीं से उस सामान को खरीद लेते हैं। यानी कि मार्केट सर्वे करते हैं, तो मार्केट सर्वे करने के बाद जिस दुकान पर क्या होता है साथियों, हमारा मानक रूप से, यानी हर दुकान से सस्ता और जो उसे चाहिए वही मिलता है, तो वहीं से हम सामान खरीद लेंगे। मानक रूप से मतलब कि हमें चाहिए भाई एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा, पूरा ऐसा बड़ा बड़ा जिसमें खींच खींच के खाना हो, तो एक्स्ट्रा लार्ज भी मिल जाए और अधिकतर दुकानों से सस्ता भी मिल जाए। अधिकतर दुकानों से क्या हो जाए? सस्ता भी मिल जाए। वहां से हम लोग क्या करते हैं? सामान को खरीद लेते हैं। अब देखिए, अब जो हम लोगों को टॉपिक पढ़नी है वो एकदम से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको हर बार एजम्पशंस के रूप में लिखेंगे और यह याद नहीं होगा। अगर यह याद नहीं होगा तो यह समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। अगर याद नहीं हुआ, क्वेश्चन छूटा नहीं, अटेम्प्ट कर लिए, फिर भी आपको पूरी मार्क नहीं मिलेगी। तो देखिए इसमें हेडिंग क्या पढ़ने वाले हैं, तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड कास्टिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ हाई टेंशन लाइन। हाई टेंशन को शॉर्ट में HT बोलते हैं, हाई टेंशन लाइन। अब देखिए इसमें ये जो है HT लाइन, अब इसमें क्या करना है? हमें एस्टिमेटिंग और कास्टिंग करना है हाई टेंशन लाइन की। तो जब हमें हाई टेंशन लाइन की एस्टिमेटिंग और कास्टिंग करनी है भैया,
तो इसमें कुछ हमें महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। जैसे हम मानते हैं ना कि आप अगर कहीं वेंडर के पास जाते हैं कि घर बनवाना है भैया हमें 1 फ्लोर का, तो क्या करता है, एस्टिमेटिंग और कास्टिंग करता है, तो उससे पहले यह बताता है भैया कम से कम 8 मीटर तक छत होगा, 8 मीटर पे छत होगा, हम 8 मीटर पे छत करेंगे, यहां से बरामदा देंगे, 4 मीटर पे बरामदा दिया जाएगा। हालांकि वो मानक नहीं है लेकिन किया जाएगा, तो जो करना है उस बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो चलिए अपनी स्क्रीन पे कटिंग को देखिए, देखिए इसमें लिखा है रिमेंबरिंग पॉइंट ऑफ HT लाइन, कहां तक, 11 kb की। यहां पे HT लाइन के लिए 11 मीटर लंबा ट्यूबुलर पोल या 10.5 मीटर लंबा RCC पोल यूज किया जाएगा। देखिए एग्जैक्ट नहीं बोला जा रहा है कि यूज करते हैं, यूज किया जाएगा। जरूरत के अनुसार इसकी साइज हम घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा है कि यूज करते हैं, हम यह बोल रहे हैं कि यूज किया जाता है। ठीक है। HT लाइन में प्रत्येक पोल के बीच की दूरी 100 मीटर ली जाएगी। यानी आपको जब भी इसमें स्टेटमेंट लिखना हो तो ली जाएगी, लिया जाएगा, ऐसा लिया जाता है ऐसा नहीं लिखना है। तो देखिए क्या बोला है कि HT लाइन में 2 पोल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 100 मीटर, यानी स्पेन कितना होना चाहिए, 100 मीटर, और ट्यूबुलर पोल कितना लेना है, 11 मीटर का। अगर वह पोल RCC का हो तो हमें 10.5 मीटर लंबा चाहिए। ठीक है। अगला देखिए HT लाइन में पिन इंसुलेटर का यूज किया जाएगा। HT लाइन में किस इंसुलेटर का यूज किया जाएगा, पिन इंसुलेटर का यूज किया जाएगा। लेकिन लाइन को मेक करने, ब्रेक करने या लाइन को किसी एंगल पर मोड़ने के लिए डिस इंसुलेटर का यूज किया जाएगा। जब आपको डायग्राम इसकी बनवाई जाएंगी तो वहां पे एकदम कंसेप्ट से बताई जाएंगी, लेकिन यहां तक आप जान लीजिए जहां पे लाइन खत्म होता है वहां पे डिस इंसुलेटर का यूज किया जाता है। जहां से लाइन स्टार्ट होता है वहां भी डिस इंसुलेटर का यूज किया जाता है, और जहां लाइन मोड़ना होता है वहां भी डिस इंसुलेटर का यूज किया जाता है। आगे देखिए HT लाइन में प्रत्येक पोल पर फेज प्लेट तथा डेंजर प्लेट लगाया जाएगा। हाई टेंशन लाइन पर क्या होगा, प्रत्येक पोल पर एक फेज प्लेट और एक डेंजर प्लेट लगाया जाएगा। आगे देखिए HT लाइन में प्रत्येक थर्ड या लास्ट पोल की अर्थिंग की जाएगी। यानी जब HT लाइन हम बनाते हैं तो उसमें प्रत्येक तीसरे पोल और लास्ट पोल को अर्थ किया जाएगा। आगे देखिए HT लाइन में प्रत्येक फेज के लिए 2 मीटर जंपर वायर लिया जाएगा। यदि कहीं हमें जंपर वायर लेना हो तो कितना लेंगे, प्रत्येक फेज के लिए 2 मीटर। हम जब डायग्राम पढ़ेंगे तो एकदम आपको एग्जैक्ट समझाया जाएगा। वहां पे HT लाइन में प्रत्येक पोल पर 2 kg बारबेड वायर लपेटा जाएगा। कितना, 2 kg। यह सारी बातें आपको याद करनी है, यह बिना याद किए क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। HT लाइन में प्रत्येक पोल के लिए 1/2 kg बाइंडिंग वायर लिया जाएगा। 1/2 kg बाइंडिंग वायर लिया जाएगा। आगे देखिए HT लाइन में 3 फेज 3 वायर सिस्टम के लिए विचार किया जाएगा। यहां तक दोस्तों हमारी खत्म हो गई एस्टिमेटिंग और कास्टिंग। हाई टेंशन लाइन की अगर हमें क्या करनी हो, एस्टिमेटिंग और कास्टिंग करनी हो, तो किन किन बातों को हमें याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं एग्जिस्टिंग पोल। टॉपिक है एग्जिस्टिंग पोल। देखिए इस एग्जिस्टिंग, जब हम लोग पोल पढ़ते हैं तो एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट मतलब पहले से है। इस बात को हम लोग समझते हैं। यहां से यह क्या है, रास्ता है, यहां से ये एक पोल है, ये एक पोल है, ये एक पोल है, ये एक पोल है, ये एक पोल है। लाइन हमारी ठीक है आ रही है, लाइन हमारी सीधी आ रही है 11 kb की हाई टेंशन लाइन आ रही है, और यहीं से टैपिंग करके हमें दूसरी लाइन बनानी हो, यानी कि हमें 11 kb की लाइन अब इस डायरेक्शन में भेजनी हो सपोज दैट, तो हम क्या करेंगे, इसी पोल से टैपिंग करेंगे और यहां पे जहां हमें भेजना हो 11 kb की लाइन वहां हम भेज देंगे। तो यह जो पोल है, यह पोल हमने भेजने के लिए लगाया
लेकिन इसमें इसकी जो हेल्प कर रहा है इसमें लाइन को ले जाने में, इस पोल से हम कर रहे हैं ना हेल्प। तो यह जो पोल है यह पहले से उपस्थित है, इसलिए इस पोल को हम लोग एग्जिस्टिंग पोल कहते हैं। तो सारी जो मटेरियल लगी होंगी इस पोल में सारे के बराबर लगी होंगी, लेकिन चूंकि यहां से हम लोग एक लाइन बना रहे हैं तो इन सारे पोल से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें हम लोग लगाएंगे। जब हम लोग एग्जिस्टिंग पोल की एस्टिमेटिंग और कास्टिंग करेंगे उस समय इसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको केवल हम एग्जिस्टिंग पोल के बारे में बता रहे थे कि एग्जिस्टिंग पोल अब आए तो आपको क्या समझ लेना है। एग्जिस्टिंग पोल ये है जो पहले से है लेकिन नई लाइन बनाने के लिए जिसका हेल्प हमें लेना पड़े। यह एग्जिस्टिंग पोल है, यह पहले से है, लेकिन हम इसको एग्जिस्टिंग पोल इसलिए नहीं करेंगे कि इसका हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल यह पोल है जो पहले से एग्जिस्ट है और इसकी हेल्प हम नई लाइन बनाने के लिए कर रहे हैं। आपको एग्जिस्टिंग पोल जो है यह बात समझ में आ गई होंगी। तो इस एग्जिस्टिंग पोल के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो चलिए एग्जिस्टिंग पोल के बारे में देखिए। जिस पोल में टाइपिंग यानी तार जोड़ करके नई लाइन बनाई जाती है उस लाइन को एग्जिस्टिंग लाइन कहा जाता है, और जिस पोल से टाइपिंग की जाती है उस पोल को एग्जिस्टिंग पोल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम यह चाहते हैं कि आप देखे होंगे, मैं थोड़ा एक इमेज दे करके आपको एनिमेशंस के थ्रू समझाना चाहता हूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम एक रफ डायग्राम बना करके समझा दे रहे हैं, फिर हम क्या बताएंगे, आपको इमेज दिखा करके बताएंगे कि किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यह देखिए, आपने एक ऐसा पोल देखा होगा जनरली जिसकी यूज हम कहां करते हैं। आपके घर के पास इसका यूज नहीं होता है, इससे आपके घर के पास लाइन नहीं जाती है, यानी इससे आप टैपिंग करके अपने घर में कनेक्शन नहीं लेते हैं। यहां पे डिस इंसुलेटर लगा होता है, यहाँ पे पिन इंसुलेटर लगा होता है। यहां से 3 तार RYB ऐसे जाती है, 3 तार RY और B ऐसे जाती है। यह जो पोल है यही पोल हाई टेंशन लाइन वाली पोल है। तो हम यहीं पे एक आपको फिगर दिखाई देगी, वही पोल के बारे में हम लोग हूबहू उसी के बारे में सारी बातें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इमेज देखिए, चलिए दोस्तों, इसी पोल के बारे में हम लोग, यानी कि इसी पे जितनी चीज लगी होंगी सबके बारे में जानते हैं। कुछ तो आप लोग आम जिंदगी में यानी नॉर्मल लाइफ में देखे होंगे, तो वो आपको यहाँ पे जब उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है वो जब लिखवाया जाएगा तो आपको दिखा होगा, तो आप लोग कंफर्म हो जाएंगे कि भैया यह तो देखे हैं। लेकिन आप बहुत सारी चीजें नहीं भी देखे होंगे, केयर नहीं किए होंगे, वो चीजें यहाँ पे लिखवाई जाएंगी जो कि हर पोल पे लगी होंगी। यानी कि आप इससे पहले नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, अब आपको ले चलते हैं हम मेंटोस जिंदगी में। किस जिंदगी में? मेंटोस जिंदगी में। तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वन पोल। एक पोल में कितनी मटेरियल रिक्वायर्ड होंगी, यानी अगर एक पोल होगा तो उसमें कौन कौन सी चीजें लगी होंगी। देखिए हम लाइन बाय लाइन यहां पे लिखते जा रहे हैं। उस साइड आपको हर उस चीज का इमेज दिखाई देगा, तो देखिए पहला ट्यूबुलर पोल, इमेज देखिए, यह ट्यूबुलर पोल है, ठीक है। दूसरा पोल कैप, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उस टाइम आपको ये डायग्राम में इसकी विशेषताएं बता देंगे।
अभी ट्यूबुलर पोल देखें, ट्यूबुलर पोल के बाद पोल कैप देखें, पोल कैप के बाद आपको जो देखना है स्टोन पैड, स्टोन पैड, स्टोन पैड आपको दिख गया। इसके बाद फाउंडेशन ऑफ पोल, फाउंडेशन ऑफ पोल दिख गया आपको, फाउंडेशन ऑफ पोल। इसके बाद एफ क्लैंप, एफ क्लैंप, इन सब चीजों को अभी आपको इसी टॉपिक के बाद एक्सप्लेन किया जाएगा, इसकी विशेषता कहां यूज होता है, सारी बातें। या एफ क्लैंप के बाद पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर के बाद डी क्लैंप, क्या डी क्लैंप, डी क्लैंप के बाद डी क्लैंप के बाद क्रॉस आर्म, डी क्लैंप के बाद क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म के बाद डेंजर प्लेट, डेंजर प्लेट, डेंजर प्लेट के बाद फेज प्लेट, डेंजर प्लेट के बाद फेज प्लेट, आपको इमेज सबका दिख रहा होगा। डेंजर प्लेट के बाद फेज प्लेट, फेज प्लेट के बाद बाइंडिंग वायर, फेज प्लेट के बाद, अरे यार कहां से नॉइज आ गया, देखिए फेज प्लेट के बाद बाइंडिंग वायर, या पता नहीं कहां माइक लगा है, सब माइक लेकर के हेलो हेलो कभी से कर रहे हैं। बाइंडिंग वायर, सबकी विशेषताएं बताई जाएंगी, आप केवल इसको लिखिए। बाइंडिंग वायर के बाद बारबेड वायर, बारबेड वायर, बाइंडिंग वायर के बाद बारबेड वायर, और बारबेड वायर के बाद पोल पेंट, पोल पेंट सिल्वर कलर का, सिल्वर कलर का, जिसमें आपको दो चीज का इमेज नहीं दिखाई दिया होगा, पोल पेंट का और दूसरा फेज प्लेट का, ठीक है। बाकी सबका इमेज आपको दिखा होगा, जैसे हम लोग लिख रहे होंगे उसी के साथ साइड में दिखा होगा। अब देखिए यह इतनी चीज एक पोल में लगती है, यह इतनी चीज कितने पोल में लगती है, एक पोल में। अब देखिए हम यहां पे क्या बनाते हैं, पोल बनाते हैं, हम यहां पे क्या बनाते हैं, पोल बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन यानी इसकी विशेषता, इसका क्या यूज है, यहां पे हम लोग सीख लेंगे। देखिए पोल बना रहे हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। पोल जो है स्टील का होगा, हम लोग हर बार स्टील की ट्यूबुलर पोल लगाते जाएंगे, यानी कि हम स्टील की ट्यूबुलर पोल की ही बात अब करेंगे। ट्यूबुलर पोल है ये, यह ऊपर बारिश के टाइम इसके अपर पार्ट से पानी अंदर न जाए, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहां पे पोल कैप लगाया जाता है। तो पोल, ट्यूबुलर पोल देख लिया, ट्यूबुलर पोल, अभी भी आप इमेज देखिए ट्यूबुलर पोल का, ठीक है। इसके बाद पोल कैप, देखिए इमेज में जो ब्लैक कलर का है वही पोल कैप है, तो इसके ऊपर पोल कैप लगाया गया है। पुनः आप इमेज देखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए साथियों, बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि इसके ऊपर से भी एक कंडक्टर जाता है, तो इस कंडक्टर को लगाने के लिए यहां पे एक एफ क्लैंप लगाया जाता है।
एफ क्लैंप होता कैसा है, तो इसमें 2 होल होते हैं, इसमें पिन इंसुलेटर के मेटल वाली जो पिन होती है उसको यहां पे रख करके और कस दिया जाता है। ठीक है, साइड में आपको जो एफ क्लैंप है उसका इमेज दिखाई दिया होगा। तो हम किसकी बात कर लिए, एफ क्लैंप की भी बात कर लिए। एफ क्लैंप के बाद एक क्रॉसआर्म होता है, क्या होता है, क्रॉसआर्म। उस क्रॉसआर्म को भी देख लीजिए आप। ठीक है, अब ये बताइए, तो हमने क्या देख लिया, क्रॉसआर्म देख लिया, क्रॉसआर्म की भी हमने इमेज देख ली। अब ये बताइए कि क्या यह क्रॉसआर्म, यानी कि हम ऐसा मान ले कि यह क्या है, हमारी क्रॉसआर्म है और यह क्या है, पोल है, तो इस पे हम केवल ऐसे लगा सकते हैं, इस क्रॉसआर्म पे बिना किसी सपोर्ट के हम ऐसे एक क्रॉसआर्म को लगा सकते हैं, नहीं ना लगा सकते हैं। इसके लिए इसको हमें पोल पे कसना होगा। तो ऐसा एक डी शेप का क्लैंप होता है जिसको ऐसे लगा करके और क्रॉसआर्म को कस दिया जाता है। तो ये रहा हमारा डी क्लैंप, देख लीजिए इमेज, डी क्लैंप। ठीक है, और यहां पे पुनः हमारी क्या लगी होंगी, पिन इंसुलेटर, क्या लगी होंगी, पिन इंसुलेटर। ये भी हमारा पिन इंसुलेटर है, ये भी हमारा पिन इंसुलेटर है, ये भी हमारा पिन इंसुलेटर है। पिन इंसुलेटर का सॉरी, आप इमेज देख सकते हैं पिन इंसुलेटर का। यह जो पिन इंसुलेटर है हमारा साथियों, इस पिन इंसुलेटर का आप इमेज देखे होंगे तो इसके ऊपर देखिए क्या कटा होता है, खांचे कटे होते हैं जिसमें हम लोग कंडक्टर को रख करके और बांध देते हैं। तो कंडक्टर को रख करके बांधते किससे हैं, कंडक्टर को रखकर बांधते किससे हैं, तो बाइंडिंग वायर से, बाइंडिंग वायर से बांधते हैं। बाइंडिंग वायर थोक के रूप में इमेज में दिखाया जा रहा है। बाइंडिंग वायर को देखिए, कंडक्टर को क्या करते हैं, इस पिन इंसुलेटर पे रख के बांधने का काम बाइंडिंग वायर करता है। ठीक है, नीचे उतरते हैं तो यहां पे हमारी लगी होती है डेंजर प्लेट, डेंजर प्लेट, ताकि यह दिखा सके कि भैया इस पे चढ़ना खतरों से खाली नहीं है, आप चढ़ेंगे तो केवल हड्डी मुंडी बच जाएगा, बाकी सारा खत्म हो जाएगा। तो डेंजर प्लेट का भी आप इमेज देखें। डेंजर प्लेट ऐसा होता है, जस्ट इसके नीचे लगा होता है फेज प्लेट। क्या लगा होता है, फेज प्लेट, जिसमें यह फेज प्लेट का इमेज चूंकि है नहीं। फेज प्लेट यह बताता है कि आपकी RYB किस अरेंजमेंट में इस टावर या पोल से जा रही है। यह क्या है हमारा पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर। यह क्या है हमारा एफ क्लैंप, एफ क्लैंप। यह क्या है हमारा क्रॉस आर्म। यह क्या है हमारा डी क्लैंप। यह क्या है हमारा डेंजर प्लेट। क्या है, डेंजर प्लेट। यह क्या है, फेज प्लेट। क्या है, फेज प्लेट। आगे नीचे आते हैं तो नीचे आते हैं तो इस पोल को, नीचे आते हैं तो इस पोल को चारों तरफ से बारबेड वायर से लपेट दिया जाता है। किससे, अरे हेलो, देखिए बारबेड वायर होता है कटीला तार। बारबेड वायर क्या होता है, कटीला तार। यह इसलिए लगाया जाता है, यह किस लिए लगाया जाता है, तो बारबेड वायर इसलिए लगाया जाता है ताकि इस पे कोई चढ़े ना, ताकि इस पे कोई चढ़े ना। साइड में किसी की बारात जा रही थी, उस बारात में पुराने आइकॉनिक 2 गाने जो हर बारात में बजता है, जिमी आजा और दुल्हन सजाऊंगा, ये सुन के और फिर इस वीडियो को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बारबेड वायर हो गया। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो एफ क्लैंप पढ़ लिया, पिन इंसुलेटर पढ़ लिया, डी क्लैंप पढ़ लिया, डेंजर प्लेट, फेज प्लेट, बाइंडिंग वायर
बारबेड वायर। इतनी चीजें हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ लिए हैं और जान चुके हैं। अब इस बारबेड वायर के बाद क्या आता है, यह पोल जब नीचे जमीन के अंदर धंसाया जाता है, गाड़ा जाता है, तो यहां पे पहले स्टोन पैड लगा दिया जाता है। स्टोन पैड, यही है स्टोन पैड। क्या लगा दिया जाता है? स्टोन पैड। स्टोन पैड लगाने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो स्टोन पैड लगाने का मुख्य कारण यह है कि एट ए टाइम कभी अर्थक्वेक या कोई अदर आंधी तूफान आए या बारिश के मौसम में यह पोल जो है नीचे न धंसे। पोल जो है यह नीचे न धंसे, इसलिए पहले स्टोन पैड लगाया जाता है। तो हमने स्टोन पैड के भी बारे में जानकारी ले लिया। अब जस्ट इसके नीचे क्या आता है? फाउंडेशन ऑफ पोल। इसके नीचे क्या किया जाता है? फाउंडेशन लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है दोस्तों? फाउंडेशन। तो ये क्या है? स्टोन पैड है और ये क्या है? फाउंडेशन है। बेस, फाउंडेशन क्या है? तो यह साथियों हमारा फाउंडेशन है। इसकी भी इमेज आपको क्लियरली दिख गई होगी। यह जो पोल होता है यह रस्ट न खाए, यानी कि यह कोरोड ना हो, यानी यह संक्षारित न हो, इसके लिए इस पोल पे हम लोग पेंट करते हैं सिल्वर कलर का। तो यह पोल पेंट होता है, पेंट डिब्बे में आता है, तो उसकी इमेज कोई उतनी खास दिखाने की जरूरत नहीं रही। तो इस प्रकार से हमारा यह क्या था? यह इमेज था, फिगर था, यह था उसके अंदर लगने वाला मटेरियल, और इसको हम एक एक करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से विथ पिक्चर्स हम लोग समझ लिए हैं। इन दोनों की कटिंग्स 1 बाय 1 आपके स्क्रीन पे डाली जाएंगी। 1 बाय 1 उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक थोड़ा मैं चाय पी लूं। यार पता नहीं लोग रंग कैसे बदल लेते हैं। मैं तो बचपन में भी काला था, अब भी काला। अब देखिए इस वीडियो की लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग, उसमें ये है कि अब ये जितनी सामान लगी हुई है, जितनी मटेरियल हम लोग यूज किए हुए हैं पोल में, उस हर मटेरियल की कॉस्ट कितनी होनी है, हर मटेरियल की कॉस्ट कितनी होनी है। ठीक है, हर मटेरियल की क्या कितनी होनी है, कॉस्ट कितनी होनी है, यह जानते हैं। तो देखिए हम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है यह भी आपको बताया जाएगा।
कैमरा मैन पूरी खाने चला गया है मेरा। हालांकि वो मेरा साथी ही है, कोई प्रोफेशनल है नहीं, लेकिन पूरी खाने चला गया है। अब अकेले ही सारा काम करना पड़ रहा है। वो रहता है कैमरा के पीछे तो बताता है कि इतना दूर नहीं आ रहा है। बोर्ड तो काफी बड़ा है। लेकिन कैसे भी करके सिलेबस खत्म करना है तो जल्दी जल्दी कर लिया जाए। तो देखिए, पहले हमें लिखना है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, फिर लिखना है मटेरियल, मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन। इसके बाद जो लिखना है क्वांटिटी, क्वांटिटी। इसके बाद लिखना है यूनिट, यूनिट के बाद लिखना है रेट, रेट के बाद लिखना है अमाउंट, रेट के बाद लिखना है अमाउंट। ये क्या है हमारा टेबल। अब देखिए, एक नंबर में जब हम एक पोल की बात कर रहे थे, एक ट्यूबुलर पोल की, तो पहला समान ट्यूबुलर पोल, क्वांटिटी कितनी, अगर एक की बात हो, केवल एक ट्यूबुलर पोल, तो एक का यूनिट होगा, एक केजी में लेंगे, मीटर में लेंगे, कितना लेंगे, एक लेंगे, तो यूनिट इसकी कुछ नहीं होगी। रेट कितना है, तो याद करने वाली बातें अब हर बार आएंगी। एक ट्यूबुलर पोल का रेट 13,000 होता है। कितना होता है, 13,000। अगर एक ही है ट्यूबुलर पोल, रेट भी उसका 13,000 है, यानी 13,000, तो उसका अमाउंट भी 13,000 यानी 13,000 ही होगा। एक हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की। ट्यूबुलर पोल के बाद पोल कैप, पोल कैप। तो पोल कैप हम एक लेंगे, अगर पोल एक है तो पोल कैप भी एक लगेगा, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी तो नो। और एक पोल कैप की जो रेट होगी हमारी 100 रुपया होगा, तो इसका भी जो अमाउंट होगा वो 100 रुपया होगा। ठीक है, इसका भी जो अमाउंट होगा 100 रुपया होगा। थर्ड स्टोन पैड, स्टोन पैड, स्टोन पैड। तो स्टोन पैड एक लेंगे, ये भी केजी में नहीं होता है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होता है। यह कितने का है, तो 100 रुपया, तो इसकी भी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 100 रुपया। ठीक है। चौथी बात नहीं, चौथी सामान फाउंडेशन ऑफ पोल। जो पोल की फाउंडेशन बनाई जाती है, फाउंडेशन ऑफ पोल, वह भी एक बनाएंगे। अगर एक पोल है तो उसकी फाउंडेशन एक ही बनाएंगे, उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, ना केजी, ना मीटर, ना कुछ, ना फलाना दिन का कुछ नहीं होता है। एक पोल की फाउंडेशन बनाने में कितना रुपया खर्च आता है, 1,000 रुपये की सामान उसमें लग जाती है। तो एक है तो टोटल अमाउंट 1,000, टोटल अमाउंट 1,000। पांचवा हमारा है एफ क्लैंप। जो एफ क्लैंप लगा रहे थे, उस एफ क्लैंप अगर एक होगा, यूनिट में आता है, यानी कि 1 लो, 2 लो, 3 लो, केजी, मीटर, लेंथ, इस सब में कुछ में नहीं आता है। एक एफ क्लैंप का जो रेट होता है वह 110 रुपया होता है, तो इसकी भी अमाउंट 110 यानी 110 रुपया ही हो जाएगी। छवा जो होगा, छवा पिन इंसुलेटर। तो पिन इंसुलेटर, तो पिन इंसुलेटर एक पोल में कितने लग गए थे, 3 फेज, 3 तार है, 3 फेज है। तो तीनों फेज को ढोने के लिए जो हमारा पिन इंसुलेटर लगेगा एक पोल में, वो लगेगा 3। इसकी भी यूनिट कुछ नहीं होती है,
तो एक पिन इंसुलेटर का दाम है भैया 220 रुपया, लगाना कितना है 3, तो टोटल रेट कितनी हो जाएगी अमाउंट 660 रुपया, 660 रुपया। जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीकों से समझ में आएगा। चलिए, यह केवल याद करना है, यह रेट है, मार्केट का रेट। तो मार्केट सर्वे किए थे तो हमें यही रेट मिला था, ठीक है। हर दुकान पे जा करके यही हम लोगों को क्या मिला था, रेट मिला था हर चीज का, वही हम लोग रेट लिख रहे हैं। 7वां है डी क्लैंप। क्या है, डी क्लैंप। तो डी क्लैंप एक क्रसाम में एक ही लगाया जाता है, तो डी क्लैंप एक, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। यह कितने का आता है, तो जितने का एफ क्लैंप आता है 110 रुपये का, तो अमाउंट भी 110 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट भी 110 रुपया हो जाएगा। 8वां क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म जानते हैं आप सब, क्रॉस आर्म एक लगा होता है एक पोल में एक क्रॉस आर्म लगा होता है। तो इहो किलो वालों से नाप के नहीं मिलता है, 1 2 3 आपको जो चाहिए ऐसे ले जाइए, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। रेट कितना होता है 600 रुपया एक का रेट 600 रुपया नॉर्मल पोल पे लगाना हो। तो यदि एस टाइप पोल पे लगाना है तो थोड़ा क्रॉस आर्म बड़ा लगाना पड़ता है, इसलिए वहां पे इसकी रेट 800 हो जाती है। अमाउंट कितना हो जाएगा, एक ही है तो ओवरऑल 600 रुपया, एक ही है तो ओवरऑल अमाउंट 600 रुपया रेट अमाउंट। 9वां जो है हमारा सामान, यानी 9th जो सामान इसमें लगने वाला है, डेंजर प्लेट एंड, तो पहले चलिए डेंजर प्लेट पहले लिख लें। हालांकि फेज प्लेट का भी इतना ही दाम होता है। डेंजर प्लेट के बाद फेज प्लेट, डेंजर प्लेट के बाद फेज प्लेट। डेंजर प्लेट एक लगेगा, फेज प्लेट भी एक लगेगा, ठीक है। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, 1 लोगे भैया, 2 लोगे, 3 लोगे, दुकानदार ऐसे पूछता है 1 किलो लोगे, 2 किलो लोगे, 1 मीटर लोगे, 2 मीटर लोगे, 1 पाउंड लोगे, 2 पाउंड लोगे, ऐसे नहीं पूछता है। तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। एक इन सब का रेट 100 रुपया है। एक हर डेंजर प्लेट या हर फेज प्लेट का रेट 100 रुपया होता है, तो अमाउंट 100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि हम केवल और केवल एक लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बाइंडिंग वायर, जो कि हम लोग क्रॉसआर्म पे इंसुलेटर को बांधने के लिए यूज कर रहे थे, बाइंडिंग वायर, उसकी बात करेंगे, और बारबेड वायर की। तो 11 हो जाएगा हमारा बाइंडिंग वायर, 12 हो जाएगा बारबेड वायर। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा बारबेड वायर। देखिए 11 बाइंडिंग वायर, BINDING बाइंडिंग वायर। तो बाइंडिंग वायर कितना लेंगे, तो ई अब मिलता है मीटर में। किस में मिलता है, मीटर में, सॉरी केजी में। ये किस में मिलता है, केजी में। तो बाइंडिंग वायर एक पोल के लिए, यानी एक पोल में कितना बाइंडिंग वायर यूज होता है, तो आधा, क्या आधा, तो केजी यानी हाफ केजी। कितना, 1/2 यानी हाफ केजी। 1 केजी का दाम कितना होता है, 100 रुपया। 1 केजी का दाम कितना होता है, 100 रुपया, लेकिन लगता कितना है, आधा केजी यानी हाफ। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 रुपया 1 केजी, तो आधा केजी का दाम 50 रुपया। कितना, 50 रुपया। बाइंडिंग वायर के बाद जो लगता है बारबेड वायर लगा था, उसी की बात कर रहे हैं, बारबेड वायर। और यहीं पे साथ ही साथ देखते चलते हैं, बारबेड वायर के बाद 13 जो होगा पोल पेंट। क्या होता है, पोल पेंट किस कलर का, तो सिल्वर कलर का। पोल पेंट सिल्वर कलर का। तो जो बारबेड वायर लगता है, कितना लगता है, 2 तो केजी। 1 केजी कितने का है, तो 100 रुपये का। 2 केजी है तो इंटू 2 अमाउंट हो जाएगा 200 रुपया। नॉर्मल पोल में बारबेड वायर 2 केजी लगता है, एच टाइप पोल में
बारबेड वायर 2.5 kg लगता है एक पोल के लिए, लेकिन एस टाइप में 2 पोल लगे होते हैं तो 5 किलो हो जाता है पूरा। पोल पेंट लगता है कितना, एक क्या पेंट किस में मिलता है, या तो लीटर में कह लो भैया या केजी में। यह एक लगता है 1 किलो या 1 लीटर, पर लीटर का दाम 100 रुपया होता है, सस्ता होता है, तो इसकी अमाउंट भी हो जाएगी 100 रुपया। अब आप इसको कैलकुलेटर उठाए और दे दनादन बहुत तेजी से इसको जोड़िए, बहुत तेजी से क्या कीजिए, इसको ऐड कीजिए कैलकुलेटर उठा करके। इसके बाद कैलकुलेटर उठा के ऐड करने के बाद नीचे एक और कॉलम बनाइएगा। नीचे क्या बनाइएगा, एक और कॉलम, जिसमें क्या लिखना है, टोटल, TOTAL, टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो 16,230 रुपया। इसको जोड़ेंगे तो 16,230 रुपया, यानी एक पोल खड़ा करने में हमको 16,230 रुपये का केवल और केवल उसमें सामान लग जाएगा, मटेरियल क्या लग जाएगा, केवल और केवल इसका मटेरियल। तो यह साथ ही साथ नोट कीजिए, इसकी कटिंग भी लगाई जाएंगी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, इसकी कटिंग भी लगाई जाएंगी, तो साथ ही साथ इसको नोट किए होंगे आई होप। चलिए अब इसकी कटिंग को देखिए बहुत ही ध्यान से। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जुनून, नए उत्साह और नए जोश के साथ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।